नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल द गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें व बगल में दिए नोटिफिकेशन घंटे को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है भाषावाद। यह कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के खंड ब का टॉपिक है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के समय में भाषावाद बहुत प्रबल समस्या के रूप में देश के सामने है। यह टॉपिक पहले जो हमारा एक वीडियो था उसी के भाग के रूप में है, जिसके अंदर हमने क्षेत्रवाद समझा था। देश के सामने जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं के एक भाग के रूप में क्षेत्रवाद और एक बड़े भाग के रूप में भाषावाद चलता है। तो भाषावाद जैसे नाम से आप स्पष्ट हो जाते हैं कि देश के अंदर अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की भाषाएं प्रचलित हैं और वो जो क्षेत्र है अपनी उस मातृभाषा को, जो स्थानीय भाषा वहाँ की है, उसको उन्नत करने के लिए जिस तरीके से उसके प्रचार प्रसार के नैतिक अनैतिक सभी तरह के प्रयास वो करते हैं और उसको उच्चतम शिखर पे पहुंचाने के वो प्रयास जो होते हैं, वो प्रयास दूसरी भाषा को अखरते हैं, उस दूसरी भाषा के लोगों को अखरते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है भाषावाद के श्रेणी में आ जाता है। ऐसी समस्याएं जो है देश के सामने विकराल रूप न ले लें, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में ये उल्लेख कर दिया था कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी के आधिकारिक प्रयोग और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग के गठन का भी प्रावधान है। और ये जो आयोग, भाषा आयोग, ध्यान देना, भाषा आयोग क्या कर सकता है? भाषा आयोग देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित मांगों पर भी विचार करेगा। तो यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन लोगों की उचित जो मांगे, हो सकता है उनकी भाषा को उचित तवज्जो लोक सेवाओं के अंदर नहीं मिल रहा है, उन लोक सेवाओं के अंदर उन भाषाओं के बच्चों को उचित फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो जो आयोग है उनको किस तरीके से बेहतर करे, ऐसे वो प्रयास करेगा। ये भाषा आयोग के गठन का दायित्व राष्ट्रपति पे है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनके अंदर ऐसी सांस्कृतिक विधाएं हैं जो उसी भाषा को उन्नत करने के बाद में सामने आ सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा बिंदु है। भाषा आयोग जो है, इस भाषा आयोग के उद्देश्य क्या है, इसके रूप में इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं। इसके साथ ही संविधान राज्य के विधानमंडलों को भी ये अधिकार प्रदान करता है कि वे उस राज्य में राजकीय प्रयोजन हेतु हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेगा। यानी वहाँ का जो विधानमंडल है, द्विसदनीय है चाहे वो एकल है, वो आपके उस क्षेत्र के अंदर जो भी भाषा है उस भाषा के अंदर कामकाज हो, ये वहाँ से तय हो सकता है। ऐसे प्रावधान भी संविधान में डाल दिए गए हैं। आगे देखते हैं। परस्पर सहमति से ये व्यवस्था 2 या अधिक राज्य की भी स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा के भी स्पष्ट प्रावधान है। यानी पास में जो राज्य हैं उनके अंदर एक सी भाषाएं हैं। जैसे राजस्थान का दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो क्षेत्र है आपके, उनके अंदर जो भाषा है वो गुजरात के टच की भाषा है। आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये जो क्षेत्र हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो आपके यूपी का जो ब्रज क्षेत्र है उसके समान मिलती जुलती है। तो इसका मतलब क्या, वो जो आपस के राज्य हैं वो आपसी सहमति के द्वारा व्यवस्था बना सकते हैं। तो देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर काम भाषा आयोग के द्वारा होते रहें तो ऐसी समस्याएं जो हैं अभी तक मुखर नहीं होती, लेकिन अभी चलती आ रही हैं। हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, पृष्ठभूमि कहाँ से समस्याएं खड़ी हुई थी। संविधान में इनकी व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु
1955 में पहला राजभाषा आयोग प्रोफेसर B.G. खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर B.G. खेर। फिर 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम पास हुआ, जिसमें त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का सुझाव दिया। अब ये त्रिभाषा फार्मूला क्या बात आई थी? इसके तहत सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में ली जाएगी। ध्यान देना, इसमें क्या क्या बात आई है कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनके तहत जो परीक्षाएं होंगी, जैसे मान लीजिए जो साउथ का कन्नड़ बोलने वाला लड़का है उसको हिंदी भी बेहतर नहीं आती, अंग्रेज़ी भी बेहतर नहीं आती। ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है, जैसे वो आपके IAS की है, नीट की है, IIT की परीक्षाएं हैं, उन पेपर को सॉल्व करने में बड़ी समस्या आएगी। तो त्रिभाषा फॉर्मूला ने सुझाव दिया था आप हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उन तीनों को ध्यान में रखते हुए आप उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं लीजिए। और ऐसा होता भी आ रहा है। आपके IAS जो ऑल इंडिया लेवल की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसके अंदर भी जो उन क्षेत्रीय भाषाओं के उन मीडियमों को चयन करने का प्रावधान डाला गया है। हमारे यहाँ जो पेपर आते हैं वो हिंदी इंग्लिश में आते हैं, वहाँ जो पेपर आते हैं इंग्लिश और कन्नड़ है या हिंदी या कन्नड़ है। तो इस तरह से दो भाषाएं वहाँ, तो तीसरी जो भाषा उनकी लोकल है वो भी वहाँ चल रही है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। हिंदी का निरंतर विकास हो इसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। इन स्पष्ट प्रावधानों के होते हुए भी हमारी देश में हिंदी भाषा के विकास में बाधाएं बनी हुई हैं। देखो इतनी सारी बातें आ गई, फिर भी हम कह रहे हैं कि हिंदी भाषा के विकास में बाधाएं हैं। अब देखो ये कैसे बाधाएं हैं, आगे चलते हैं हम। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत ही विचारणीय मुद्दे हैं। देखो राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो हुई है उनका मुख्य आधार क्या रहा है? आपकी भाषा। जैसे आपके अभी आंध्रा जो है और तेलंगाना है, भाषा के आधार पे। पहले आंध्रा जो डिवाइड हुआ था वो भी भाषा के आधार पे। आपके हरियाणा और पंजाब का डिवाइडेशन हुआ था। पहले हरियाणा जो है वो पंजाब का ही भाग था, हरियाणा बाद में अलग हुआ, तो पंजाब की जो भाषा है वो अलग रही। तो ये सारे जो मुद्दे हैं भाषा के ऊपर ही रहे हैं। हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुए हैं बहुत सारे जगहों पे। आपने बॉम्बे के अंदर बहुत बार हुआ है। बिहार के और पूर्वोत्तर के जो असमी बोलने वाले हैं वो वहाँ पर नौकरी पेशा के लिए रहते थे, मजदूरी करते थे। उन लोगों को बहुत बार वहाँ से खदेड़ा गया है कि ये क्षेत्र सिर्फ मराठी बोलने वालों के लिए। ऐसे मुद्दे, वो जो आंदोलन थे वो हिंदी विरोधी आंदोलन थे। तो ऐसे जो मुद्दे आते हैं तो ये सोचने को मजबूर करते हैं कि हिंदी क्या खतरे में है। अच्छा, आगे देखते हैं। भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग में भी भाषावाद की संकीर्णताएं निहित हैं। किसी क्षेत्रीय भाषा का विकास हो, इसमें अन्य नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु क्षेत्रीय भाषा के विकास में हिंदी को बाधक मानकर उसका हिंसक तरीके से विरोध राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। देखो हम मानते हैं, हम समझ लेते हैं इस बिंदु को कि उस क्षेत्रीय भाषा का विकास हो, लेकिन उस विकास के अंदर हिंदी बाधक है, ये बात दिमाग में रख के बड़े आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो ये देश के लिए खतरनाक है। और अभी भी ऐसी मानसिकताएं बहुत सारे क्षेत्रों में है, क्योंकि उत्तरी जो भारत है, उत्तरी भारत में हम पूर्वोत्तर को अलग कर दें, जो गर्दन के रूप में जो 7 सिस्टर रह जाते हैं उनको अलग कर दें, बंगाल को अलग करके बाकी जो पूरा यूपी है आपके, फिर MP है, गुजरात है, महाराष्ट्र। गुजरात के अंदर ऊपरी भाग में ज़रूर समझते हैं, लेकिन गुजरात की प्योर आप गुजराती है।
यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों के अंदर हिंदी का बोलबाला है। ये बड़ा बेल्ट है। हिंदी भाषा के लोगों ने देश के बड़े बड़े जो पद हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। चाहे तो जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर भी भाषा के हिसाब से देखें तो सही डिवाइडेशन नहीं चल रहा है। तो ये बातें जब नीचे जाती हैं तो बड़े आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। वो ये मानते हैं कि हिंदी भाषी लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये विचार जब आ जाता है तो बहुत गलत होता है। चलो आगे देख लेते हैं हिंदी साम्राज्यवाद। देखो एक नया शब्द आया, हिंदी साम्राज्यवाद। हम जैसे हिंदुस्तान बोलते हैं ना, हिंदू, कि भारत जो है हिंदुओं के लिए है, ऐसे विचार कई बार आ जाते हैं। हम आगे देखेंगे। पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था सांप्रदायिकता का, उसमें आप के लिए मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। आगे एक तो लेसन और आएंगे, उनमें हम इन चीज़ों के ऊपर और चर्चा करेंगे। एक नया शब्द आया है हिंदी साम्राज्यवाद, ध्यान देना। इस पे आगे देखते हैं। हिंदी साम्राज्यवाद का असुरक्षा भाव समाप्त कर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में विश्वास स्थापित करना देश की प्राथमिकता हो, जिससे त्रिभाषा फार्मूला व्यवहारिक रूप धारण कर सके। बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने। यानी देखो, हिंदी साम्राज्यवाद शब्द जो है ना, इसको वो लोग समझते हैं जो गैर हिंदी भाषी हैं। वो सोचते हैं कि हिंदी बोलने वालों का ही देश के ऊपर बोलबाला है, हमारी भाषा को कोई तवज्जो नहीं है। ये हिंदी साम्राज्यवाद है। और इस साम्राज्यवाद के ये जो विचारधारा को लोगों के दिमाग से निकालने के लिए इन्होंने क्या कहा गया है, इन्होंने क्या कहा है कि ये देश की प्राथमिकता है, कि ये जो असुरक्षा के भाव को कैसे निकाला जाए, इसके लिए योजनाएं बने। तो ये जो त्रिभाषा फार्मूला है ना, ये व्यवहारिक रूप से लागू हो। ऐसा नहीं है कि केंद्र के अंदर साउथ के स्टूडेंट को किसी इंटरव्यू के अंदर शामिल होना पड़ता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए उस भाषा को समझने वाला जो व्यक्ति है वो है ही नहीं है। उसको हिंदी और अंग्रेज़ी में अपने विचार व्यक्त करने में असहजता महसूस हो रही है। तब ये हिंदी साम्राज्यवाद शब्द जो है ना, रियल में लगता है उसके लिए कि मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो हिंदी बोलने वाला ही पार पा सकता है। और ये है क्योंकि दिल्ली के आसपास कौन सा क्षेत्र है हिंदी भाषी है, और ये जो बात है ये अखरती है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। पारिवारिक और क्षेत्रीय भाषाएं कभी भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं ले सकती, व न ही इन्हें देश की राजभाषा से कोई चुनौती महसूस होनी चाहिए। ये बात सही तो है कि हम को माननी होगी, उनको भी माननी होगी कि ये जो भाषाएं हैं ये न तो राष्ट्रीयता का दर्जा ले सकती हैं और न ही इनको उस यानी हिंदी और उसके बीच में जो टकराव ये बड़ा लेवल पे जा पाएगा। लेकिन ये क्या है, केंद्र का दायित्व होता है कि वो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए एक जागरूकता पैदा करे और ऐसे योजनाएं आए जिसके अंदर उन सभी चीज़ों का समावेश हो, जिससे ये यानी त्रिभाषा व्यवहारिक हो जाए। चलो आगे देखते हैं। भाषाई विविधताएं समाज का एक स्वाभाविक लक्षण है जिसे सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। भाषाई आधार पर आंदोलन कुछ स्वयंभू नेताओं के अस्तित्व अनुरक्षण के व्यायाम है। देखो, ये बताया है ना मैंने, स्वयंभू नेताओं की बात की थी। एक वीडियो पहले डाला था क्षेत्रवाद का, उसके अंदर मैंने बहुत विस्तार से इसको समझाया था। तो ये स्वयंभू नेताओं सिर्फ वो क्या करते हैं कि अपने आप को उस क्षेत्र का शिरोमणि घोषित करने के लिए ये आंदोलन करवाते हैं और ये मुद्दा बनाते हैं भाषा का, और उस भाषा के अंदर अपने स्पीच, उस भाषा को बेहतर बनाने के एक काल्पनिक जो मुद्दे हैं वो लाके और लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखो बताया है ना, अनुरक्षण के व्यायाम, बहुत अच्छी बात की है हिंदी की इन्होंने। फिर आगे चलते, आम नागरिकों को यह समझना और समझाना आवश्यक है
शासन का भी यह दायित्व बनता है कि वे संसाधन रोजगार के अवसरों का समान वितरण बिना किसी भाषाई भेदभाव के करें। ये दायित्व बनता है शासन का कि वो सभी भाषा के लोगों के अंदर सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो समान भेज दें। रोजगार है, चाहे वो संसाधन है, आपके सब बराबर मिल जाएं। सर्वत्र कानून का शासन हो, न कि भाषाई बहुसंख्यक की स्वेच्छाचारिता का शासन। देखो ये बात क्लियर हो गई है, यानी कानून का शासन है न कि भाषाई बहुसंख्यक का। हो सकता है जो ज़्यादा संख्या में भाषा बोलते हैं वो लोग शासन के ऊपर काबिज हो जाएं, तो अल्पसंख्यक यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक है, जो कम भाषा बोलने वाले, उनके मन में ये जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि राज तो इन्हीं के पास है। वो कॉन्सेप्ट निकालने के लिए कानून का शासन, कानून में तो संविधान में तो सारी चीज़ बराबर की हुई है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से लगा दिया जाए, बस यही है। फिर आगे देखते हैं, हमारे राज्य में भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाने हेतु शांतिपूर्ण आंदोलन किए जा रहे हैं। देखो हमारे राज्य की जो भाषा है राजस्थानी, उसको दर्जा दिलवाने के लिए आंदोलन अभी भी चल रहे हैं, बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। इसके अंदर जो क्या क्या बातें समस्याओं के रूप में खड़ी हैं उनके ऊपर हम कोई अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, आप सजेस्ट करेंगे तो। जब राजस्थानी को मान्यता मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, एक तो जैसे नोट जो आते हैं उनके ऊपर राजस्थानी आ जाएगी। अभी हमारी भाषा जो नोटों के ऊपर लिखी रहती है ना, भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती, सब में लिखा रहता है ना, जैसे मैं धारक को 500 रुपये उधार देता हूँ, ये ऐसे जो लाइन के रूप में जैसे वो आप देखना उसके अंदर नोट के ऊपर तो अपनी राजस्थानी भी लिखी जाएगी। उसके अलावा जो सेंटर की जो आईएएस है या आपके नीट है, उनके अंदर भी ये मीडियम जो उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थानी भाषा को अगर कानूनन मान्यता मिल जाए, अभी 22 भाषाओं को ही संवैधानिक मान्यता है, राजस्थानी उसमें नहीं है। कई तरह की बातें आती हैं इसमें, कोई कहता है कि इसका वैध व्याकरण नहीं है, और राजस्थान में भी कई तरह की बात जो भाषाएं बोली जाती हैं, मारवाड़ में अलग है, मेवाड़ में अलग है, हाड़ौती में अलग है, आपके दक्षिण के अंदर जो बागड़ी है, बागड़, वो अलग है, आपके ब्रज वाला जो क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर, उसके अंदर अलग है। जो उत्तर का जो गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर अलग भाषा है। बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जहाँ तक सहमति चल रही है उसके अंदर जो मारवाड़ के अंदर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को राजस्थानी के रूप में मान्यता के लिए ज़्यादा प्रयास है, और वो जो व्याकरण है वो सभी से बेहतर व्याकरण है और उसका एक वैध शब्दकोश है। और इसीलिए जो राजस्थान का मारवाड़ जो बेल्ट है उसकी एक अलग से लिपि के रूप में भी साहित्य उपलब्ध है, उसके ऊपर अभी प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये मिल जाए। चलिए हम आगे बात करें इस समस्या के समाधान के उपाय। भाषा के आधार पर उग्र आंदोलन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती हैं, इनके शांतिपूर्ण हल निकालने चाहिए। कुछ उपाय यहाँ दिए गए हैं, देख लेते हैं हम। पहली तो बात आती है परस्पर समझाइश और प्रेरित करना। बहुसंख्यक हिंदी भाषा भाषियों का दायित्व बनता है कि वह हिंदी भाषी राज्यों को समझाइश द्वारा प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है। देखो ये समझाइश और प्रेरणा का काम कौन करेगा, ये प्रशासन बेहतर करेगा। प्रशासन नागरिकों के अंदर ये विचार डाल देगा कि वो जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं, चाहे वो आपके यहाँ काम करने आए हैं, उन लोगों के साथ बेहतरीन बर्ताव किया जाए। ऐसा जब विचार आ जाएगा, प्रशासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में ऐसा उल्लेख हो जाए कि सभी भाषाओं को समान करने के लिए हमने व्यवहारिक प्रयास कर दिया है, तो ये वास्तव में काम प्रारंभ हो जाएगा। जनता के अंदर भी प्रेरणा आ जाएगी, समझाइश भी वास्तविक हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हिंदी और गैर हिंदी हैं
उन सब के अंदर क्या है, अपने अपने जो स्वाभिमान है उनको सुरक्षित रखने का एहसास पनप जाएगा। तो अच्छा बिंदु है ये, इस पे भी काम हो। दूसरी जो बात आती, हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी को विश्वास में लेकर किया जाए। हिंदी जो है इसका प्रसार प्रसार देखो सभी के विश्वास में लेकर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो दक्षिण के लोग हैं या पूर्वोत्तर के लोग हैं उनको ये एहसास हो कि हमारी भाषा के अंदर कोई कार्यक्रम ही नहीं आ रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे आपके दूसरे जो माध्यम हैं उनके अंदर जो सरकार के जो प्रसार प्रसार के काम हैं उनके अंदर उनको ये एहसास नहीं हो। तो ऐसा उन लोगों के अंदर सुरक्षा को तय करने के मानदंड जो हैं वो बेहतर रणनीति के द्वारा तैयार करके और ये प्रसार प्रसार का काम होना चाहिए। फिर तीसरी जो बात आती है, भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए। देखो दूसरी जो भाषा है, चाहे आपकी कन्नड़ है, तमिल है, गुजराती है, मलयालम है, इनके अंदर विविधताएं ऐसी ऐसी हैं जिनको हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों न कि जो दूसरी भाषा के अंदर सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को उससे हट के जो भाषा है उस क्षेत्रों के अंदर प्रसारित की जाए तो वो लोग समझना प्रारंभ कर देंगे। जैसे हमने इंग्लिश को आत्मसात कर लिया, ऐसे ही क्यों न हम उन भाषाओं को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर लें। तो ऐसी गतिविधियों जो हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिए सरकारी स्तर पर। फिर चौथा जो बिंदु, पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक बनाया जाए। तो एक दूसरे क्षेत्रों में जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को ये समझाया जाए कि आप इन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए कौन सी भाषा जो है उसको आप बेहतर मानते हैं। तो वो उस क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं उन लोगों तक भी ये बात डालनी चाहिए। साउथ के अंदर भी हिंदी समझने वाले लोगों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई उत्तर भारत से साउथ के अंदर कोई ऐतिहासिक स्थल घूमने जाता है और उस स्थल को दिखाने और वहाँ के आसपास का जो परिवेश है उसमें हिंदी समझने वाले लोग नहीं हैं, तो उसका जो पर्यटन कार्यक्रम है वो उचित नहीं रहेगा। उसको उचित बनाने के लिए वहाँ पर हिंदी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का प्रयास, इतना ही उत्तर में हो। साउथ के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज और इंग्लिश ज़्यादा चलती है, तो उत्तर भारत के अंदर भी इंग्लिश या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज को कुछ समझने वाले लोकल लेवल जो पर्यटक केंद्र हैं वहाँ पर उनको लगाने की आवश्यकता हो, ऐसा करना चाहिए। पांचवा जो बिंदु है, त्रिभाषा फार्मूला व्यवस्थित रूप में केंद्र और राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। ये मैंने पहले समझा ही दिया था। छठा बिंदु आता है, प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार प्रसार के लिए सहायक हो सकती हैं, उसी दिशा में उनका भी विस्तार किया जाए। तो जो लोकल लैंग्वेज होती हैं वो हिंदी को बढ़ावा देने में सहायक हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदी की बातों को और ज़्यादा प्रसारित कर सकती हैं, तो उनको भी बराबर तवज्जो दी, उनके साहित्य को भी बराबर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सातवां जो बिंदु है, राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त कर राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हल ढूंढा जाए। तो राजनेता क्या करते हैं, वो अपना जो विचार हैं उन विचारों को रखते हैं भाषा के हिसाब से, तो उस भाषाई संकीर्णता के अंदर उनका जो स्वार्थ निहित होता है ये सबको पता तो लग ही जाता है। अगर मेरे को कन्नड़ नहीं आती है और मैं वहाँ जाके कन्नड़ में राम राम करता हूँ, जो भी वहाँ की कन्नड़ के अंदर राम राम के अंदर जो अभिवादन का शब्द है वो अगर मैं लागू करके वहाँ संबोधन प्रारंभ करता हूँ तो ये दिखावटीपन हो जाता है। उनको लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसको बोल रहा है, बाकी इसका जो मूल मकसद है वो जो भी स्थानीय यानी हिंदी है उसके अंदर है। तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ राजनीतिक संकीर्णताएं के लिए हैं, इसको समाप्त कर दिया जाए।
इंग्लिश में स्पीच कर लें, क्योंकि इंग्लिश जो है हिंदी के अल्टरनेट के रूप में इंग्लिश हमने इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये भारत के खून के अंदर बहुत गहराई तक जा चुकी है और अब भी जाती जा रही है, क्योंकि अंग्रेज़ी माध्यम का बोलबाला जो है बहुत हद तक ज़्यादा हो चुका है। अब इसके ऊपर भी आया 8वां बिंदु, आप समझ लेना। देखो, आंग्ल भाषा का प्रशासनिक प्रयोजनार्थ और अनुवाद की सीमाओं तक ही उपयोग हो। देखो, जो अंग्रेजी आंग्ल भाषा कौन सी, अंग्रेजी भाषा का जो उपयोग हो रहा है ना आजकल हद से ज़्यादा हो गया है। अब इस उपयोग को एक सीमित दायरे में जहां आवश्यकता है वहां तक तो किया जाए। आपने देखा होगा कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके डिसीजन इंग्लिश में इस रूप में आते हैं कि जो क्लाइंट होता है नीचे जो केस दर्ज करता है उसके पास कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, समझ में नहीं आता है वो कैसे है। वहाँ पूरी वर्किंग भी इंग्लिश में हो रही है। हिंदी या स्थानीय जो बोलने वाले हैं उनका वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। ये अंग्रेज़ों के समय की जो परिपाटी है ये अभी भी चलती आ रही है। संसद के अंदर बहुत सारी डिबेट जो हैं वो इंग्लिश में ही चलती रहती हैं। हम हिंदी को क्यों इसमें पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं? अंग्रेजी बेहतर अल्टरनेट है, लेकिन कहाँ तक है? सिर्फ प्रशासनिक प्रयोजन तक है ये। उसके अल्टरनेट उपलब्ध इंग्लिश के अंदर आदेश है, उस आदेश को हिंदी के अंदर साथ में रखिए, या जिस क्षेत्र के अंदर स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज है तो लोकल को भी साथ में लेके चलिए। ऐसा होना चाहिए ताकि उन लोगों को सही जो बातें हैं मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। अंतिम जो बात कर रहे हैं हम, भाषाएं संप्रेषण का माध्यम, ये परस्पर जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। यह भाव देशवासियों के मन में जगाना होगा। तो ये जो बात है, ये बात आप समझते हैं, सभी समझते हैं, लेकिन इसको व्यवहार में लगाने में सब कठिनाई महसूस करते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी भाषा और दूसरे की भाषा दोनों को बराबर तवज्जो देते हैं। हम गाने सुनते हैं तो ये सोचें कि दूसरे क्षेत्र की भाषा के अंदर बेहतरीन गाना है। आजकल चलता है ऐसा, गुजराती के जो गाने हैं वो भी उत्तरी राजस्थान में चलते हैं, हरियाणा के गाने हैं वो मारवाड़ में चलते हैं, मारवाड़ के जो गाने हैं वो आपके ब्रज क्षेत्र में चलते हैं। अभी ऐसा जोड़ने का काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए हमारे अंदर बेहतरीन जागरूकता ये हो जाए कि देश जो है इससे बेहतर जुड़ पाएगा। ये संप्रेषण का उचित माध्यम है तो हम और उन्नति कर पाएंगे। ये छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो के द्वारा हमने इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया। अगर आपका कोई भी इससे संबंधित सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।